नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट 15 होगा दोस्तों, जिसमें हम पहले की तरह 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे जो कि रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी परीक्षा से रिलेटेड होंगे दोस्तों। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और आप 25 में से कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अंत में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है तो दोस्तों। और बाकी जो 2 ऑप्शंस बचेंगे दोस्तों उसका भी डिस्कशन करेंगे इसमें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारा आज का टॉपिक प्रैक्टिस सेट 15। हमारा पहला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? 1 रेटिनॉल, 2 टेकोफेरॉल, 3 थायमीन, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है दोस्तों। और रेटिनॉल किसका नाम है दोस्तों? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और थायमीन किसका नाम है दोस्तों? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? 1 शर्करा, 2 यूरिया, 3 अमोनिया, 4 उपर्युक्त तीनों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 शर्करा यानी शुगर, जिसे चीनी बोला जाता है दोस्तों। मधुमेह रोगी को पेशाब में शर्करा की अधिकता ज़्यादा होती है दोस्तों, याद रखिएगा। और पेशाब में जो दोस्तों यूरिया जो होता है लगभग 2.7% पाया जाता है दोस्तों। पेशाब में यूरिया की प्रतिशतता 2.7% पाया जाता है। और 95% जल और 2% लवण और 0.3% यूरिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और अमोनिया की वजह से दोस्तों उसमें तीखा गंध होता है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि नाक के लिए बहुत ही हानिकारक होता है दोस्तों, याद रखिएगा, अमोनिया के कारण। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। खसरा होने का कारण है, कारक है 1 वायरस, 2 दूषित पानी, 3 मच्छर, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 वायरस। खसरा होने का कारक है वायरस। और दूषित पानी से क्या होता है दोस्तों? कल ही हम पढ़े थे, दूषित पानी से डायरिया हो सकता है दोस्तों। और मच्छर से क्या हो सकता है? मच्छर से तो बहुत रोग हो सकते हैं, जैसे कि कालाजार, मलेरिया, डेंगू इत्यादि, ये सब है मच्छर से होने वाले रोग दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आरबीसी के निर्माण में सहायक है 1 प्रोटीन, 2 विटामिन B12, 3 आयरन और 4 उपर्युक्त तीनों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 उपर्युक्त दोनों तीनों। आरबीसी के निर्माण में सहायक है प्रोटीन, विटामिन B12, आयरन। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। संघ पोरीफेरा के प्रमुख उदाहरण है 1 मायोनिया, 2 साइकन, 3 स्पंज, 4 उपर्युक्त तीनों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 उपर्युक्त तीनों। संघ पोरीफेरा के प्रमुख उदाहरण है दोस्तों मायोनिया, साइकन और स्पंज, याद रखिएगा दोस्तों, मायोनिया, साइकन और स्पंज। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है? 1 50 डिग्री सेल्सियस, 2 40 डिग्री सेल्सियस, 3 37 डिग्री सेल्सियस, 4 70 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। और मानव शरीर 98 मतलब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में तापक्रम होता है दोस्तों, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा दोस्तों, ये दोनों बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। तारा बनने की प्रक्रिया का आरंभ किस गैसों से होता है? 1 हाइड्रोजन से, 2 हीलियम से, 3 उपर्युक्त दोनों से, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 उपर्युक्त दोनों से, हाइड्रोजन और हीलियम से। तारा बनने की प्रक्रिया का आरंभ इन्हीं 2 गैसों से होता है दोस्तों, याद रखिएगा, कौन सा? हाइड्रोजन और हीलियम। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? 1 पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, 2 बढ़ जाता है, 3 कोई बदलाव नहीं होता है, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 पृष्ठ तनाव कम हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे 1 लैंडस्टीनर, 2 हम्फ्री डेवी, 3 एडवर्ड जेनर, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 हम्फ्री डेवी। सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे हम्फ्री डेवी। और लैंडस्टीनर ने किसका खोज किया था दोस्तों? तो रक्त समूह का खोज किया था, रक्त समूह का लैंडस्टीनर ने। और एडवर्ड जेनर ने कब किया था? लगातार वीडियो आ रही है दोस्तों, तो वो किए थे चेचक के टीके की खोज किए थे एडवर्ड जेनर ने। तो याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
सिरके में कौन सा अम्ल होता है? 1 एसिटिक अम्ल, 2 फार्मिक अम्ल, 3 लैक्टिक अम्ल, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है दोस्तों। और फार्मिक अम्ल किस में होता है दोस्तों? मधुमक्खी के डंक में और लाल चींटियों में जब ये काटते हैं ना, तो उन्हीं वो इसी अम्ल की वजह से हमें जलन और दर्द होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और लैक्टिक अम्ल किस में होता है? दूध में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। लैक्टिक अम्ल दूध में होता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? 1 यूरेनियम डेंटिंग विधि से, 2 वलय गिनकर, 3 डेंटिंग विधि से, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 यूरेनियम डेंटिंग विधि से पृथ्वी की आयु ज्ञात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और वलय गिनकर किसकी आयु ज्ञात करते हैं दोस्तों? पैरों की जो वलय होता है ना दोस्तों, उसको गिन करके हम उसकी उम्र का पता लगाते हैं। और डेंटिंग विधि से क्या होता है, ये आपके लिए होमवर्क रहा है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं डेंटिंग विधि क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश का सबसे चमकीला तारा है? 1 साइरस, 2 टाइटन, 3 शुक्र, 4 बुध। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 साइरस। आकाश का सबसे चमकीला तारा है दोस्तों साइरस। और टाइटन कौन सा क्या है दोस्तों? ये शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों, याद रखिएगा। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, जो कि बुध के आकार का है, बुध ग्रह के आकार का है दोस्तों, याद रखिएगा। और शुक्र सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। और बुध जो है दोस्तों सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है दोस्तों, याद रखिएगा। बुध सबसे निकटतम ग्रह है सूर्य के। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? 1 भूगोल, 2 इतिहास, 3 पुराण, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 इतिहास। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन इतिहास कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और पुराण क्या है दोस्तों? पुराण हिंदू धर्म में होते हैं। पुराण 3 प्रमुख हैं दोस्तों, 3 प्रमुख हैं, जिसमें विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण तथा वायु पुराण है प्रमुख दोस्तों, याद रखिएगा। ऐसे तो बहुत पुराण है, लेकिन हम 3 प्रमुख पुराण के बारे में आपको बताया है। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण तथा वायु पुराण, याद रखिएगा दोस्तों। और भूगोल के बारे में तो आप लोग जानते हैं, भूमि के बारे में होती है, धरती के बारे में। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? 1 आनंद मठ, 2 ऋग्वेद, 3 सामवेद, 4 अथर्ववेद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र, याद रखिएगा दोस्तों। किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। और आनंद मठ से क्या लिया गया है दोस्तों? वंदे मातरम गीत जो है हमारे देश का, वंदे मातरम गीत, वो आनंद मठ से ही लिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। और सामवेद में क्या है दोस्तों? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को ही कहा जाता है। और अथर्ववेद में क्या है दोस्तों? जादू टोना रोग निवारण इत्यादि, इसका वर्णन इसी में मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। अथर्ववेद इसी से संबंधित है, जादू टोना और रोग निवारण, और बहुत वशीकरण, सांप वगैरह ये सब भी है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1 1930 में, 2 1931 में, 3 1932 में, 4 1869 में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 1931 में, याद रखिएगा दोस्तों। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। और 1930 में क्या हुआ था दोस्तों? 1930 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1930 में, वो भी कब? 22 मार्च को, याद रखिएगा दोस्तों। 22 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था दोस्तों। और 1932 में क्या हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था दोस्तों, जो कि 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक चला था दोस्तों, याद रखिएगा। 1932 में क्या हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और 1869 में क्या हुआ था? तो 1869 में 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे कर बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच रिपोर्ट किस समिति ने दी? ऑप्शन देखते हैं। 1 बलवंत राय मेहता समिति, 2 प्रतिरक्षा समिति, 3 हंटर समिति, 4 सैनिक समिति। इसका आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन 3 हंटर समिति ने दी थी, याद रखिएगा दोस्तों, हंटर समिति ने। और बलवंत राय मेहता समिति ने क्या दिया था दोस्तों? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का
दिया था सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने। और प्रतिरक्षा समिति क्या है दोस्तों? प्रतिरक्षा समिति, इसमें समस्त नाटो देशों के रक्षा मंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, प्रतिरक्षा समिति में। और सैनिक समिति क्या है दोस्तों? इसमें आइसलैंड और फ्रांस को छोड़कर समस्त देशों के सेनाध्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं इसमें, याद रखिएगा दोस्तों, सैनिक समिति और प्रतिरक्षा समिति, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? 1 केंद्रीय मंत्रिमंडल, 2 महान्यायवादी, 3 प्रधानमंत्री, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और महान्यायवादी कौन होते हैं दोस्तों? महान्यायवादी सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है दोस्तों, और प्रमुख सलाहकर्ता भी होता है, परामर्शदाता भी कहते हैं इसको। और प्रधानमंत्री कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री भारत के प्रमुख होते हैं दोस्तों, प्रमुख शासक होते हैं, जिसे भारत का मुखिया भी कहते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। और प्रधानमंत्री का और एक और डिफिनेशन है दोस्तों ये, कि राष्ट्रपति का सबसे प्रमुख सलाहकार भी होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रमुख सलाहकार भी होते हैं यही। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? 1 प्रधानमंत्री, 2 लोकसभा अध्यक्ष, 3 राष्ट्रपति, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं दोस्तों, जिसे स्पीकर कहते हैं। और प्रधानमंत्री जो होते हैं दोस्तों वो लोकसभा के नेता होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता होते हैं। और राष्ट्रपति जो होते हैं दोस्तों वो लोकसभा तथा राज्यसभा की बैठक बुलाने की अनुशंसा करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, बैठक बुलाने की अनुशंसा कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? 1 कोलार की खान, 2 ट्रांसवाल प्रांत में स्थित खान, 3 उपर्युक्त दोनों, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 कोलार की खान। भारत की सर्वाधिक गहरी खान है दोस्तों कोलार की खान, याद रखिएगा। और ट्रांसवाल प्रांत में स्थित खान जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में है, जो कि दक्षिण अमेरिका बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में है, जो कि दुनिया का सबसे गहरा खान है दोस्तों, याद रखिएगा, जहाँ की डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस है, अंदर की डिग्री मतलब तापमान ट्रांसवाल प्रांत में स्थित है, जो कि दुनिया का सबसे गहरा खान है दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे गहरा खान। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। रबात किस देश की राजधानी है? 1 सूरीनाम, 2 मोरक्को, 3 वियतनाम, 4 नाइजीरिया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 मोरक्को की राजधानी है रबात, याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ की राजधानी है? रबात, मोरक्को की। और सूरीनाम की राजधानी कहाँ है दोस्तों? पारामारीबो, याद रखिएगा दोस्तों, सूरीनाम की राजधानी है पारामारीबो। और वियतनाम की राजधानी है हनोई, याद रखिएगा दोस्तों, हनोई। और नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, याद रखिएगा दोस्तों, अबूजा नाइजीरिया की। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? 1 कुचिपुड़ी, 2 कथक, 3 मणिपुरी, 4 भरतनाट्यम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 मणिपुरी, याद रखिएगा दोस्तों, मणिपुरी। और कुचिपुड़ी से कौन संबंधित है दोस्तों? यामिनी कृष्णमूर्ति और लक्ष्मी नारायण शास्त्री। ऐसे तो बहुत है सारे, लेकिन जो प्रमुख थे उन्हीं के नाम मैं बता रहा हूँ, यामिनी कृष्णमूर्ति और लक्ष्मी नारायण शास्त्री। और भरतनाट्यम से कौन है दोस्तों? भरतनाट्यम से भी यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मान सिंह है दोस्तों, याद रखिएगा, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से यामिनी कृष्णमूर्ति और भरतनाट्यम से सोनल मान सिंह। और कथक से कौन है दोस्तों? बिरजू महाराज, शोभना नारायण और लच्छू महाराज, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विनय पत्रिका किसकी रचना है? 1 विशाखदत्त, 2 चाणक्य, 3 तुलसीदास, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 तुलसीदास। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है दोस्तों। और विशाखदत्त का क्या है दोस्तों? मुद्रा राक्षस, याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक विशाखदत्त ने लिखा था। और चाणक्य के बारे में आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत का सुप्रसिद्ध भारतीय फारसी कवि कौन था? 1 बिस्मिल्लाह खां, 2 अमीर खुसरो, 3 नीरुस्वामी पिल्लई, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 अमीर खुसरो, याद रखिएगा दोस्तों, अमीर खुसरो। और बिस्मिल्लाह खान कौन थे दोस्तों? शहनाई वादक थे, याद रखिएगा दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां
सुप्रसिद्ध शहनाई वादक थे दोस्तों। और नीलुस्वामी पिल्लई कौन थे? नाद स्वरम के वादक थे दोस्तों, याद रखिएगा, नाद स्वरम के। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? 1 महानिभिष्क्रमण, 2 महापरिनिर्वाण, 3 धर्मचक्र परिवर्तन, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 महाभिनिष्क्रमण, याद रखिएगा। महापरिनिर्वाण क्या किसे कहा गया है दोस्तों? गौतम बुद्ध की मृत्यु जब हुई थी तो उसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया था। और धर्मचक्र परिवर्तन किसे कहा गया? जब सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था तो उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? 1 2 अक्टूबर, 2 29 अगस्त, 3 12 जनवरी, 4 31 अक्टूबर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 29 अगस्त को। सॉरी दोस्तों, यहाँ दिवस तारीख लिखना था। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। और 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि स्वामी क्या नाम है उनका? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है दोस्तों 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम आपके लिए जो प्रश्न है देख लेते हैं। आपके लिए क्या प्रश्न है? भारत में रेडियो पंजिंग सुविधा की शुरुआत किस शहर में हुई थी? देख लेते हैं ऑप्शन आपके पास है। 1 पटना, 2 भोपाल, 3 कलकत्ता, 4 अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी मैं इस प्रकार की वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आप सबसे पहले आपको पहुंचे और आप अपनी रेलवे की परीक्षा की तैयारी में 4 चांद लगा सकें। चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।